अरे, पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, अब क्या हो गया है जो इतना तमाशा कर रही हो? कैसे मम्मी के मुंह पर ही कहकर आ गई? तुम के सत्यनारायण पूजन का आयोजन अपने दम पर कीजिए, मेरे दम पर नहीं। पति संजीव पत्नी सुनंदा को डांटते हुए बोला। अरे भाभी, थोड़ा सा मम्मी का मन रख लेती तो कुछ बिगड़ जाता तुम्हारा। मेरी मम्मी का तो बुढ़ापा ही खराब हो गया, जो ऐसी बहू पल्ले पड़ी है। अब क्या पूजन भी ना करे वो? ननद मधु ने भी कहा। अरे वही तो, क्या चला जाता इसका। अगर ये कह देती कि मम्मी जी मैं सब संभाल लूंगी। आप तो जो आयोजन करना चाहती हो वो खुशी खुशी करो, काम तो मैं संभाल लूंगी। अरे इसके पैसे थोड़ी ना लग रहे थे, पैसे तो मेरे लग रहे थे। एक थोड़ा सा काम ही तो देखना था। संजीव ने फिर कहा, जो मैं कर नहीं सकती, भला उसके लिए कैसे हाँ कर देती। पहले भी तो घर में इतने आयोजन हुए हैं, हर बार मैंने कमियां ही तो रखी हैं, हर बार ताने ही तो सुने हैं, वो भी रिश्तेदारों के सामने। फिर भला मैं सारे काम की जिम्मेदारी अपने ऊपर कैसे ले लेती? सुनंदा ने कहा। बस तुमसे तो बहाने बनवा लो। अरे कोई बड़ा कुछ कह देता है तो दिल पर लेकर नहीं बैठते। तुम्हारी मम्मी ने तो जैसे कभी कुछ कहा ही नहीं होगा तुम्हें। संजीव ने कहा। अरे नई नई तो क्या रंग दिखाती, इसलिए अब शादी के 7 साल बाद अपने रंग दिखा रही है ये मधु। मधु ने कहा, बड़ों को भी थोड़ा बड़प्पन दिखाना चाहिए। तुम्हें तो पता है, हर आयोजन में रिश्तेदारों के सामने मुझे 10 बातें सुनाई जाती है, और फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं हाँ कर दूं। 7 साल में भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं काम अच्छे से नहीं कर सकती। जिसे जो कहना है कहो, मुझे अब तानों के हंटर खाने का कोई शौक नहीं है, कहकर सुनंदा कमरे में चली गई। इधर दोनों भाई बहन मुंह फुलाकर बैठ गए। देखा, मैंने कहा था ना, नहीं करने वाली। पता नहीं क्या समझने लगी अपने आप को। इसको लगता है कि इसके बगैर कोई आयोजन नहीं हो सकता। लोग अपने घर की भलाई के लिए इस तरह के पूजन के आयोजन करते हैं, और यहाँ तो घर की बहू ही तमाशा कर देती है। अचानक कमरे में से संजीव की मम्मी माया देवी निकल कर आई और बोली, मम्मी आपको जो करना है आप करो, हम भी देखते हैं कैसे नहीं होता है आयोजन। और ये काम नहीं कराएगी तो क्या आयोजन नहीं होगा हमारे घर में? अरे पैसे दो तो 10 लोग काम करने आएंगे। संजीव ने कहा। हाँ, और आयोजन भी ऐसा करेंगे कि लोग देखते ही रह जाएं। मधु ने कहा। हाँ मम्मी, जब बहू नहीं थी तो क्या घर में काम नहीं होते थे? आप तो बुलाओ लोगों को और आयोजित करवाओ, सब काम होगा। हम दोनों भाई बहन सब संभाल लेंगे। अरे ये तो मैं जानती हूँ, मुझे भला किसी बहू नाम की बैसाखी की जरूरत नहीं है। मेरे तो दोनों बच्चे ही काफी हैं सब कुछ संभालने के लिए। माया जी अपने दोनों बच्चों की बलैया लेते हुए बोली। तीनों जो भी बातें कर रहे थे, सारी बातें अंदर सुनंदा को भी सुनाई दे रही थी। वो मन ही मन बोली, कर लो आयोजन। जिनसे एक गिलास पानी तक खुद से लेते नहीं बनता, वो काम की जिम्मेदारी ले रहे हैं। पर कुछ भी हो जाए, इस घर में शादी होकर आए हुए पूरे 7 साल हो चुके थे, लेकिन 7 सालों में उसके हर काम में कमी ही निकाली गई थी। घर में जब भी कोई आयोजन होता था और उसमें कोई कमी रह जाती थी तो सीधा सीधा सुनंदा पर ही इल्जाम लगता था। लेकिन अभी पिछली बार तो कितनी बुरी तरह से लताड़ा था उसे। सामान की पर्ची माया देवी ने खुद ले रखी थी। घर में जो भी सामान आया था उसका मिलान उन्होंने खुद किया था। यहाँ तक कि किसे क्या देना है वो सारा सामान भी उन्होंने खुद तैयार किया था। लेकिन जब उसके सामान में कमी रह गई तो रिश्तेदारों के सामने ही उसे सुनाने से बाज भी नहीं आई। दरअसल हुआ यूं कि सारा सामान तो उन्होंने मंगा लिया, लेकिन हवन में लगने वाली लकड़ी ही मंगाना भूल गई। जब पंडित जी ने उनसे सामान मांगा तो उसमें लकड़ी ना देखकर पंडित जी ने कहा, अरे ये क्या माया जी, आपने यज्ञ में लगने वाली लकड़ी ही नहीं मंगाई? नहीं पंडित जी,
आपने जो जो सामान कहा था मैंने वो सारा मंगा दिया है, खुद मिलान करके भी देखा है। आपने पर्ची में लकड़ी लिखी ही नहीं होगी, माया देवी बोली। पहले तो माया जी बात को मानने को ही तैयार नहीं हुई कि पर्ची में लकड़ी लिखी हुई थी। तब रिश्तेदारों में से किसी ने कहा, पंडित जी, सामान तो आपको लाना चाहिए था। हमने तो अक्सर यही देखा है कि यज्ञ हवन की लकड़ी तो पंडित जी ही लेकर आते हैं। जी, मैंने तो लाने के लिए कहा था, खुद माया देवी ने मना किया कि नहीं, हमारा सामान तो हम खुद ही मंगाएंगे। पंडित जी ने जवाब दिया और साथ ही पर्ची की ओरिजिनल लिस्ट निकाल कर दिखाई। देखिए, इसमें लकड़ी लिखी हुई है या नहीं। जब पर्ची में देखा गया तो उसमें लकड़ी लिखी हुई थी। अब माया जी इतनी आसानी से कैसे अपनी गलती मान ले? तो बस उसका ठीकरा उन्होंने सुनंदा के ऊपर फोड़ना शुरू किया। आखिर मैं अकेली बूढ़ी औरत क्या क्या ध्यान रखूं? बहू तो किसी काम की है नहीं। क्या एक बार ये पर्ची लेकर देख नहीं सकती थी कि सामान पूरा आया है या नहीं? उसके ऐसा बोलते ही रिश्तेदार भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोले, बहू, कम से कम अब तो अपनी सास को जिम्मेदारियों से मुक्त करो। वो अकेले क्या क्या संभाल लेगी, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी थी। पर मम्मी जी ने मुझे पर्ची दी ही नहीं, सुनंदा ने कहना चाहा तो मधु और संजीव ने सबके सामने उसे ही डांट दिया। बात बढ़ती देखकर आखिर सुनंदा का भाई उठा और बाजार जाकर हवन की लकड़ी लेकर आया। तब जाकर पूजन का आयोजन हुआ। उस पर भी उसके भाई का शुक्रिया अदा करने की जगह माया देवी ने सबके सामने ही कहा, अब देख लो भाई, बहन गलती करेगी तो बेचारा भाई ही भुगतेगा। उस समय सुनंदा को बहुत गुस्सा आया था। उसने उसी समय ठान लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर के किसी आयोजन में वो कोई काम नहीं करेगी। आखिर उसके किए हुए काम में तो कोई कमी नहीं थी, बावजूद उसके भी वो क्यों सुने। खैर, आयोजन की तैयारी शुरू हो गई। कुछ रिश्तेदार शहर के बाहर रहते थे, इस कारण वो एक दिन पहले ही आ जाते थे। तो इस बार घर में खाना बनाने वाली भी रख ली गई, नहीं तो ये काम सुनंदा को ही करना पड़ता था। यहाँ तक कि 3 दिन के लिए घर में साफ सफाई वाली, बर्तन धोने वाली भी रख ली गई। रिश्तेदार आ गए, अब बहू काम क्यों नहीं कर रही, क्या बहाना बनाते, इसलिए कह दिया कि वो महीने से हो गई। आयोजन वाले दिन भी कभी कुछ सामान नहीं मिल रहा तो कभी कुछ। काम वाली भी ढंग से काम कर नहीं रही थी। बार बार माया देवी को या फिर मधु को सब संभालने के लिए भागना पड़ रहा था। आखिर जैसे तैसे राम राम करते हुए आयोजन भी पूरा हो गया। रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए, लेकिन इस बार का आयोजन काफी महंगा पड़ गया। पैसे भी दुगने लगे, वो अलग। आखिरकार सबको अब जाकर समझ में आ रहा था कि सुनंदा काफी कुछ संभाल लेती थी, लेकिन बहू के सामने कैसे मान ले। तो अपने आप ही सब चुप्पी साध कर बैठ गए। दोस्तों, आशा करती हूँ बहू की कीमत ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।